ताकत का जवाब देने के लिए ईरान की भी तैयारी कम नहीं है। माना जा रहा है कि अगर नौबत जंग की आई तो रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क ईरान के साथ खड़े दिखने लगेंगे, जिनके बीच रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी हैं। ईरान की तरफ से रूस की फौज को ताकतवर ड्रोन और मिसाइलें दी जाती रही हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि खतरनाक परमाणु बम बनाने में ईरान को रूस के वैज्ञानिकों से मदद मिल रही है। अगर नौबत जंग की आई तो ईरान के साथ रूस खड़ा दिख सकता है। इसके अलावा चीन और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े दिखेंगे, जबकि सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों से मिलेगा। इन देशों में सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतवर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ये देश मिलकर अमेरिका तो क्या किसी भी सुपर पावर की नींद उड़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश भी हैं जो यूं तो नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर की सूरत में वो अमेरिका का साथ देंगे या बाकी मुस्लिम देशों के साथ खड़े होंगे, ये साफ नहीं है। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद तो तुर्की ने अमेरिका के लिए अपनी हवाई सीमा को ही बंद कर दिया था। यानी अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कई मुल्क अपने फैसलों से महाशक्तियों को चौंका भी सकते हैं। लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ये चिंगारी 2 हफ्ते पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई एक एयर स्ट्राइक की वजह से भड़की, क्योंकि वहां ईरान के दूतावास पर किए गए हमले में उसकी सेना के 2 जनरलों समेत कई बड़े अधिकारियों की जान चली गई थी। इसी के बाद ईरान बदले की आग में जल उठा और उसकी ओर से इजरायल को लगातार धमकियां दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने दूतावास पर हुए हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया और 2 टूक कह दिया कि बदला लेने के लिए अगर उसे इजरायल से युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर 1 अप्रैल को जबरदस्त हवाई हमला किया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से वहां 6 मिसाइलें दाग दी थी। इस भीषण बमबारी में ईरान के दूतावास की इमारत मलबे का ढेर बन गई थी और उस इमारत में खुफिया बैठक कर रहे ईरान की सेना के 2 जनरल समेत 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी हमले ने वो नींव रख दी जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है, क्योंकि अपनी सेना के अधिकारियों की मौत के बाद भड़के ईरान ने खून का बदला खून से लेने की कसम खा ली और इजरायल पर उसके हमले ने पश्चिम एशिया को उस दहलीज पर ला दिया जिसकी वजह से दुनिया 2 धड़ों में बंटती नजर आई। क्योंकि ईरान के हमले ने इजरायल के साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। ईरान ने इजरायल से बदला लेने के लिए उस पर 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। ईरान ने यह हमला 2 दिन पहले भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे किया और उसकी वजह से पूरे इजरायल में हाहाकार मच गया। पूरे इजरायल में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की तरफ सब कुछ तबाह करने के लिए बढ़ रही थी। ईरान के इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें रात के अंधेरे में आसमान में कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की जमीन पर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी थी। देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने यह ठान लिया हो कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल का इस धरती से नामोनिशान मिटाकर ही दम लेगा। इसीलिए ईरान के इस हमले के बाद इजरायल और सुपर पावर अमेरिका तक के होश उड़ गए। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेगा, लेकिन एक साथ 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल पर धावा बोलकर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया। हालांकि इजरायल की सेना ने यह दावा किया कि ईरान की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से मार गिराया गया। आयरन डोम एक ऐसा हथियार है जो मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही तबाह कर देता है। मतलब जमीन पर गिरने से पहले ही यह हथियार दुश्मन की मिसाइलों को हवा में उड़ा देता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इजरायल ने दावा किया कि ईरान के इस बड़े हमले को उसके एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ईरान की तरफ से दागी गई कुछ मिसाइलें इजरायल की जमीन से टकराईं और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। हालांकि ईरान के इस हमले के लिए इजरायली सेना भी पहले से ही तैयार थी। इसीलिए जैसे ही ईरान की मिसाइलें तबाही मचाने के लिए उड़ी, इजरायल ने भी एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ईरान की मिसाइलों को हवा में तबाह करने के कुछ वीडियो भी इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए। उन वीडियो में इजरायल की एयरफोर्स हवा में तेजी से आगे बढ़ रही मिसाइलों को ट्रैक करती और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह करती नजर आई। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस पर गिरी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान भी पहुंचा। इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में नेवातिम एयरफोर्स बेस के एक हिस्से पर मिसाइल गिरने से एक बड़ा गड्ढा बना दिखाई दिया। हालांकि इजरायल की सेना के जवान एयरफोर्स बेस पर उस गड्ढे को भरते नजर आए। इसी वीडियो के एक हिस्से में इजरायल का एक लड़ाकू विमान रनवे पर उड़ान भरता दिखाई दिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान के इस हमले की वजह से एयरफोर्स बेस के आसपास भगदड़ मच गई थी और उसमें 12 लोग घायल हो गए थे
और ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले को नाकाम करने में अमेरिका ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की तरफ से छोड़े गए 80 से ज्यादा ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था। यानी जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम, दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान, उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक को निशाना बनाकर हमला किया था। दावा किया गया कि इजराइल के इन इलाकों में तबाही मचाने के लिए ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। लेकिन ईरान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली, अमेरिकी और उनके सहयोगियों ने हवा में ही मार गिराया। पेंटागन की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई कि अमेरिकी सेना ने 80 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई थी, जो ईरान, इराक और यमन की ओर से इजराइल पर छोड़ी गई थी। इजराइल पर ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एयरफोर्स के जवानों से बात की और उनकी सराहना की। Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. Enormous difference, potentially saving a lot of lives, and thanks to extraordinary skill, it's helped Israel take down nearly all those incoming missiles. ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ये दोहराया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर इस हमले के जरिए पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए गए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ मिसाइल प्रूफ मकान में चले गए थे। मतलब ईरान के हमले से डरकर नेतन्याहू एक ऐसे मकान में छिप गए थे जिस पर मिसाइल तक का असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर एक भी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से छूटी तो फिर इजराइल में भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में मिसाइल हमले के सायरन बजने लगे थे। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले की चेतावनी जारी होते ही जान बचाने के लिए लोग घरों के नीचे बनाए बंकरों में छिप गए थे। खबर यह भी है कि ईरान के इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ यरूशलेम में मौजूद अमेरिकी अरबपति साइमन बलिक के मकान में शिफ्ट हो गए थे। बताया गया कि साइमन के इस मकान के अंदर एक बंकर बना हुआ है जिस पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होता। और दावा यह भी है कि हमास के हमले के बाद भी नेतन्याहू अपने परिवार के साथ साइमन के इसी घर में जाकर रहने लगे थे। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। पब्लिक मीटिंग में 1000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई। और इजराइल पर हुए इस सबसे बड़े हमले को ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अंजाम दिया। ईरान की इस स्पेशल फोर्स को अमेरिका समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं और इस पर बैन तक लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक IRGC को 1979 में इस्लामिक क्रांति के ठीक बाद बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को यह डर था कि ईरान की सेना उनका तख्ता पलट देगी। इसीलिए उन्होंने इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद IRGC की स्थापना की। तब ये एक छोटी सेना थी और इसमें वो लोग शामिल किए गए थे जो ईरान में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। इसका काम आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ किसी भी विरोध और विद्रोह को कुचल देना था। लेकिन आज की तारीख में IRGC बेहद ताकतवर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं जो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर हमला कर सकते हैं। ये सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। खामनेई इन्हें इस्लाम के सैनिक कहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। और तो और विदेश में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए IRGC ने एक अलग फोर्स बना रखी है। ईरान की इसी स्पेशल फोर्स ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के लिए उसने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा ड्रोन है जो आसमान से बम गिराने के साथ दुश्मन पर खुद भी एक बम की तरह फटता है। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन में 99% को हवा में ही खत्म कर दिया। ईरान ने 2 दिन पहले रात में इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। और इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने इन मिसाइलों और ड्रोन में 99% को इजराइल पहुंचने ही नहीं दिया। इस वीडियो को देखकर लगा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन यह आतिशबाजी नहीं बल्कि 2 मिसाइलों की टक्कर है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, क्योंकि उसकी मिसाइलें हवा में ही उनसे टकरा गईं और ईरान की मिसाइलें नीचे गिरने से पहले ही खत्म हो गईं। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्शन रेट 99% रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें 99% को आसमान में ही बर्बाद कर दिया। मतलब इजराइल की सीमा में घुसने ही नहीं दिया। और इसमें इजराइल के आयरन डोम, एरो 3 और सी डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई।
इजरायल की ओर से जानकारी दी गई कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी उनमें कई मिसाइलें ऐसी थीं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर थी और इन मिसाइलों में कई को इजरायल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायल हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और लंबी दूरी की मिसाइलों से होने वाले हमले रोकता है। इजरायल ने दावा किया कि ईरान की 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को एरो 3 ने ही मार गिराया। यही नहीं, खबर है कि एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही खत्म कर दिया, क्योंकि इस एरो 3 की मिसाइलों में एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल होता है और ये तकनीक बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही ट्रैक कर सकती है। और इसी तकनीक ने ईरान की कई मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। इसका अलावा आयरन डोम और सी डोम ने भी ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए। इजरायल ने अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद से बनाया है और आयरन डोम, सी डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल की हवाई सीमाओं को ऐसी सुरक्षा देते हैं जिसे भेद पाना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम करीब 2400 किलोमीटर दूर से ही खतरे को पहचान लेता है। एरो 3 पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तक मार करने की क्षमता रखता है, तो आयरन डोम कम दूरी के रॉकेटों को मार गिराने में माहिर है और इसकी सफलता की दर 90% मानी जाती है। इसके अलावा सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी से मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि इसे जहाज पर भी तैनात किया जा सकता है, इसीलिए इसे सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से तैयार ये एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल की अलग अलग सीमाओं पर तैनात है, क्योंकि इजरायल की 1000 किलोमीटर लंबी सीमा जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हुई है और इन सभी देशों से इजरायल का 36 का आंकड़ा है। बड़ी बात यह कि इजरायल की सीमा से लगे इन देशों की ईरान से दोस्ती है और इसीलिए इजरायल 24 घंटे अलर्ट रहता है, जिसका उसे 2 दिन पहले हुए हमले में फायदा भी मिला था, क्योंकि इजरायल के मुताबिक ईरान की 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन में केवल 1% ही इजरायल तक पहुंच पाए थे और 99% को हवा में ही खत्म कर दिया गया था। हालांकि इजरायल से ईरान के बदले की शुरुआत 2 रोज पहले फारस की खाड़ी से लगने वाले समुद्री गलियारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हुई, क्योंकि दोनों देशों में बने जंग जैसे हालात के बीच ईरान ने वहां से गुजर रहे इजरायल के माल ढोने वाले एक जहाज को अगवा कर लिया था। उस जहाज पर कब्जा किए जाने का एक वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो में दिखा कि ईरान के सैनिकों ने इजरायल के उस जहाज पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में धावा बोला। वो एक हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में मौजूद उस जहाज पर उतर गए और उसे अगवा कर अपने साथ ले गए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उस जहाज पर मौजूद चालक दल के 25 सदस्यों में 17 भारतीय शामिल हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल का माल ढोने वाला वो जहाज यूएई से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाईजैक कर लिया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास मौजूद एक समुद्री गलियारा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रूट है। फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी यही है और इस इलाके पर लंबे वक्त से ईरान का दबदबा रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सुपर पावर अमेरिका के भी जहाजों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन इजरायल के जहाज पर कब्जा जमाकर ईरान ने उसे आने वाले खतरे का ट्रेलर पहले ही दिखा दिया था, क्योंकि इजरायल के जहाज के अगवा किए जाने के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने उसकी धरती पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी थी। हालांकि अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन इसी के साथ बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ इजरायल की किसी भी सैन्य कार्रवाई में साथ नहीं देंगे। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने कह दिया था कि वो 24 से 48 घंटे में ईरान के हमले का जवाब देगा, लेकिन इजरायल के इन आक्रामक तेवरों में अमेरिका उसका साथ देता नजर नहीं आया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू को बाइडेन ने जवाबी कार्रवाई से रोका और उनसे दो टूक बोल दिया कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देगा। यानी जंग छिड़ी तो ईरान के खिलाफ इजरायल अकेला पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका मौजूदा हालात में ईरान से उलझने से बचता दिख रहा है। या यूं कहें कि यूक्रेन जंग और गाजा युद्ध के बाद अमेरिका एक और जंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों लड़ाइयों में अमेरिका ने एक पक्ष का साथ दिया था और इसकी वजह से दूसरा पक्ष उसका दुश्मन बन गया था। गाजा जंग के बाद तो ईरान ने इजरायल ही नहीं अमेरिका के खिलाफ भी माहौल बनाना शुरू कर दिया था और इस बार तो इजरायल सीधा ईरान से भिड़ने की तैयारी में है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में इस पर मोहर भी लग चुकी है, लेकिन ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कब और कैसे होगी ये तय होना बाकी है। और इससे पहले ही अमेरिका ने इजरायल को संकेत दे दिए कि ईरान के खिलाफ जंग में वो उसका साथ नहीं देगा और इजरायल ने जंग छेड़ी तो उसे ईरान से अकेले ही लड़ना पड़ सकता है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी जंग रोकने की कोशिश में जुट गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बयान जारी किया कि दुनिया एक और जंग नहीं झेल सकती और इजरायल को ईरान से बदला लेने की भावना से विवाद और नहीं बढ़ाना चाहिए।
यानी ईरान से बदला लेने की तैयारी कर रहे नेतन्याहू का ना अमेरिका ने साथ दिया और ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, क्योंकि दुनिया में पहले ही 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग भी जारी है और गाजा जंग भी, और अगर एक और युद्ध शुरू हो गया तो समझो तीसरा विश्व युद्ध तय हो गया, क्योंकि ईरान एक ताकतवर देश है और इजराइल के लिए अकेले ईरान में वैसी तबाही करना नामुमकिन है जैसी उसने गाजा में की थी। क्योंकि ईरान के पास हथियारों का भंडार है, उसकी सेना की ताकत भी इजराइल से कहीं ज्यादा है। क्योंकि इजराइल की सेना में करीब 7 लाख सैनिक हैं और ईरान की सेना में करीब 12 लाख सैनिक। इजराइल के पास 1300 टैंक हैं तो ईरान के पास करीब 2000 टैंक हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि ईरान के पास खतरनाक परमाणु हथियार भी हैं। वो अलग बात है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर अलग अलग देशों ने 400 प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की ताकत इजराइल से ज्यादा मानी जाती है। मुस्लिम देश होने की वजह से ही उसकी शक्ति और बढ़ जाती है और इजराइल की सीमाएं इस्लामी देशों से घिरी हुई हैं। और इजराइल की सीमा से लगने वाले सभी मुस्लिम देशों में ईरान का किसी न किसी तरह से दखल है। फिलिस्तीन में वो हमास के साथ है तो लेबनान में हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है। सीरिया में भी ईरान की सेना है। यानी इजराइल से जंग छिड़ने पर पश्चिम एशिया के कई देश ईरान का साथ देंगे, और तो और उसे रूस और चीन का भी साथ मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में 2 अलग अलग गुट बन चुके हैं। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जिस गुट में हैं, चीन और रूस उसका हिस्सा नहीं है, और इसीलिए ईरान की इन देशों से नजदीकी बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस को उसने यूक्रेन जंग में आत्मघाती ड्रोन दिए थे और चीन ने ईरान के जरिए पश्चिम एशिया में घुसने का रास्ता बनाया था। और इसी के बाद रूस, ईरान और चीन की तिकड़ी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का सिरदर्द बन गई थी। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से अमेरिका ने इजराइल को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने से रोका, क्योंकि इससे दुनिया में एक और जंग छिड़ेगी और माहौल बद से बदतर हो सकता है। हालांकि इजराइल को रोक पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसने फिलहाल ईरान पर तो सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन लेबनान में उसके समर्थक में हिजबुल्लाह को जरूर दहला दिया। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की हथियारों की एक फैक्ट्री उड़ाकर बदले की शुरुआत कर दी, क्योंकि ईरान हथियारों से लेकर ट्रेनिंग देने तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों का साथ देता आया है। इसलिए इजराइल की सेना ने उसके समर्थन वाले चरमपंथी पर धावा बोलकर एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया और हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर बदले की कार्रवाई कर दी। इजराइल की फौज ने आसमान से रॉकेट दागे और पूरी फैक्ट्री को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। और ऐसा करके इजराइल की सेना ने ईरान के खिलाफ चाल चल दी, क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ही इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान के समर्थन पर ही लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का गठन किया गया था और ईरान के इशारों पर ही हिजबुल्लाह हमास से छिड़ी जंग में इजराइल के खिलाफ मोर्चे पर उतर आया था। यानी इजराइल ने बदला लेने के लिए ईरान पर हमले किए तो हिजबुल्लाह ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि नेतन्याहू की सेना सबसे पहले ईरान के मददगारों को ही तबाह कर देना चाहती है। इसलिए इजराइल की फौज ने लेबनान के बाल्बेक शहर में ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया। और यह हमला ईरान के खिलाफ इजराइल के बदले की शुरुआत बताया गया। और इसी के बाद 500 साल पुरानी एक भविष्यवाणी की चर्चा फिर तेज हो गई। ये भविष्यवाणी दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता माने जाने वाले नोस्ट्राडामस ने की थी। उनकी इस भविष्यवाणी में इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि 500 साल बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी और ये जंग किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होगी। नोस्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी में जो कुछ भी लिखा गया उसे ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि 16वीं शताब्दी में फ्रांस के रहने वाले भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब में इस बात का दावा किया था कि 500 साल बाद दुनिया 2 खेमों में बढ़ जाएगी। उनकी भविष्यवाणी में इस बात का जिक्र था कि इस जंग की शुरुआत समंदर के रास्ते होगी और समंदर में 2 देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ टकराव ही विश्व युद्ध को न्योता देगा। और माना यह जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच भी जंग की शुरुआत समंदर के रास्ते ही हुई है, क्योंकि दोनों के बीच तलवारें खिंचने की बड़ी वजह लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों को माना गया। ऐसा अंदेशा जताया गया कि हूथी लड़ाकों के किए हमलों ने ही इजराइल और ईरान के बीच चिंगारी को भड़काया, क्योंकि ईरान ने खुल्लम खुल्ला हूथी लड़ाकों के समर्थन में खड़े होने का ऐलान कर दिया था और उसी के बाद से हूथी लड़ाकों के इजराइल पर हमले तेज हो गए थे। इस बीच